स्वागत है आप सभी का। मध्य प्रदेश में भाजपा ने सारी अटकलों को खारिज करते हुए सत्ता में जोरदार वापसी कर ली। भाजपा ने 164 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल करते हुए कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया। कांग्रेस के हिस्से में केवल 65 सीटें आई। भाजपा को मिली इस जीत के क्या फैक्टर रहे, आइए देखते हैं। मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। और लाडली बहनों ने अपने भैया शिवराज का मान रखते हुए उनकी सत्ता में वापसी की राह आसान कर दी। अपने शुरुआती कार्यकाल में लाडली लक्ष्मी योजना के जरिए बनाई गई मामा की छवि में जब इस बार शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना के जरिए भैया का तड़का लगाया तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनकी ये योजना इतना कमाल कर देगी। चुनाव के पहले तक भाजपा सरकार की विदाई तय मानी जा रही थी, लेकिन मतदान केंद्रों पर लगी महिलाओं की लंबी लंबी लाइनें इस बात का संकेत दे रही थीं कि लाडली बहना योजना अपना काम कर गई है। भाजपा ने भले ये चुनाव शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के बिना लड़ा था, लेकिन नतीजे बताते हैं कि महिलाओं ने शिवराज के चेहरे को सामने रखकर ईवीएम का बटन दबाया था। शिवराज ने खुद को सीएम का चेहरा नहीं बनाए जाने के बावजूद 165 तूफानी सभाएं करके परिश्रम की पराकाष्ठा पार कर दी। हालांकि कांग्रेस की इस बारे में उसकी अपनी अलग दलील है। मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है। जनता उन पर अगाध प्रेम और श्रद्धा रखती है। ये उनके नेतृत्व की विजय है। अमित भाई ने जो रणनीति बनाई ये उसका परिणाम है। नड्डा जी का हमें मार्गदर्शन मिला। मैं केंद्र को प्रणाम करता हूं। फिर हमने पूरे चुनाव को पूरी ताकत से सामूहिक नेतृत्व में लड़ा। मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते और आगे भी जो हमारा कर्तव्य है, हम उस कर्तव्य पर डटे रहे। मैं कहता था मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर विश्वास करता हूँ, आज भी मैं विश्वास करता हूँ और मुझे ये उम्मीद है कि ये विश्वास जो मध्य प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर रखा है उनके साथ विश्वासघात नहीं होगा। दरअसल शिवराज सिंह को चेहरा नहीं बनाए जाने के पीछे भाजपा की अपनी मजबूरी थी। भाजपा आलाकमान को 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा था। यही वजह रही कि भाजपा ने प्रधानमंत्री मोदी को आगे रखकर एमपी में मन में मोदी स्लोगन के साथ चुनाव लड़ा। भाजपा इस चुनाव को हर हाल में जीतना चाहती थी और कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने 3 केंद्रीय मंत्रियों नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते समेत 7 सांसदों को चुनाव मैदान में उतार दिया था। इनमें से अमूमन सभी की जीत ये बताती है कि भाजपा का दांव काम कर गया। इसके अलावा भाजपा ने एक बड़ा रणनीतिक दांव चलते हुए चुनाव से पहले ही 39 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, ताकि इन सीटों पर प्रचार का पर्याप्त समय मिल सके। ये वही सीटें थीं जहां भाजपा को पिछले कई चुनाव से जीत नहीं मिली थी। भाजपा की ये चाल भी कमाल कर गई। उधर कांग्रेस अपनी हार के कुछ और ही कारण तलाश रही है। भाजपा की जीत में उसके टाइम टेस्टेड मुद्दे हिंदुत्व ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस के घटक दल डीएमके के नेताओं की ओर से की गई सनातन विरोधी टिप्पणी ने भाजपा को ध्रुवीकरण का मनचाहा मुद्दा थमा दिया था। वहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को भी भाजपा ने चुनाव प्रचार में अपने मन माफिक इस्तेमाल करके अपनी प्रचंड जीत की राह आसान बना दी। इलेक्शन डेस्क IBC 24। तो देश के दिल मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमल खिल गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज की है। सीटों का आंकड़ा 160 के पार है। वहीं कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। 2023 में बीजेपी की जीत और कांग्रेस के हार के क्या प्रमुख कारण रहे, ये भी इस रिपोर्ट में देखें।
ये जीत है जोरदार, वादों की रफ्तार में बेहद असरदार। मध्य प्रदेश में फिर से कमल खिलने का जश्न जारी है। बीजेपी की इतनी प्रचंड जीत क्यों हुई, क्या 5 प्रमुख कारण रहे, आइए जानते हैं। सबसे पहला कारण लाडली बहना समेत महिला हित की योजनाओं का मास्टर स्ट्रोक जो शिवराज सरकार ने खेला वो असरदार रहा। दूसरा कारण सटीक चुनाव प्रबंधन और मोदी शाह का आक्रामक प्रचार, इससे भी माहौल बना और जीत में मदद मिली। तीसरा कारण सीएम शिवराज की अथक मेहनत, यानी उनकी धुआंधार सभाएं भी असरदार रहीं। बीजेपी की जीत का चौथा प्रमुख कारण है टिकट वितरण में सूझबूझ का फायदा, यानी टिकट बंटवारे में सही उम्मीदवार पर दांव लगाया गया और जो वोट खींचने में कामयाब रहे। जीत का पांचवा कारण है हिंदुत्व, सनातन और राम मंदिर का क्लियर एजेंडा, जिसने बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक को मजबूत किया और खिसकने नहीं दिया। अब उन 5 प्रमुख कारणों को जान लेते हैं जिनके कारण कांग्रेस को बुरी तरह से हार झेलनी पड़ी है। कांग्रेस की हार का पहला कारण है टिकट वितरण में शीर्ष नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई। इसकी वजह से नाराजगी बढ़ी और सही उम्मीदवार पर दांव नहीं लगा। हार का दूसरा कारण जातिवाद की राजनीति का दांव उल्टा पड़ गया, यानी कांग्रेस का जातिवाद पर जोर देना नुकसानदेह रहा। तीसरे कारण की बात करें तो राहुल प्रियंका के अलावा किसी बड़े चेहरे का न होना, जिसके चलते प्रचार अभियान बीजेपी के मुकाबले कमजोर रहा। हार का चौथा कारण रहा कमलनाथ का वन मैन शो, यानी प्रदेश के दूसरे दिग्गज कांग्रेस नेता उतने असरदार नहीं रहे। और पांचवा प्रमुख कारण है सिंधिया का प्रभाव और साथ नहीं मिला, यानी 2018 में सिंधिया के साथ का जो फायदा मिला था वो इस बार उल्टा बीजेपी के साथ था, तो नुकसान बड़ा हो गया। तो ये बड़े कारण रहे जिनकी वजह से कांग्रेस इस बार चारों खाने चित हो गई। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी थी। भाजपा ने हर उस दम को आजमाया जिससे सत्ता की राह आसान हो सकती थी। भाजपा की रणनीति रंग लाई और अब जीत का जश्न मनाया जा रहा है। चलिए एक रिपोर्ट के जरिए चुनावी शाहमात के इस दांव को आपको समझाते हैं। एमपी में भाजपा ने 2 दशकों में 5वीं बार सत्ता का स्वाद चख लिया। हालांकि ये जीत इतनी आसान नहीं थी। एंटी इनकम्बेंसी के अटकलों पर भाजपा के थिंक टैंक चुनाव के कई महीने पहले ही सक्रिय हो गए। वॉर रूम में ट्रम्प कार्ड तैयार किए गए और रणनीतिकारों के तजुर्बों पर परखे जाने लगे। भाजपा ने आक्रामक तरीके से युद्ध की हुंकार भरी और चुनाव से 4 महीने पहले ही संकट वाली 39 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। उन उम्मीदवारों को तैयारियों का भरपूर वक्त मिला और ज्यादातर सीटें भाजपा की झोली में आ गई। इसके साथ ही सत्ता की राह को आसान बनाने के लिए भाजपा ने चुनावी मैदान में महारथियों को उतार दिया। नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, इन 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 लोकसभा सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया गया। प्रतिष्ठा दांव पर देख दिग्गजों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और नतीजे अब सबके सामने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फ्लैगशिप लाडली बहना योजना ने भाजपा की जीत की राह आसान कर दी। पीएम मोदी ने यहां 15 और अमित शाह ने 27 सभाओं को संबोधित किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान हर मंच पर लाडली बहनों से आशीर्वाद मांगते रहे और बहनों ने वोटों के जरिए भरपूर आशीर्वाद दे दिया। इस बार चुनाव में महिलाओं ने करीब 34 विधानसभा सीटों पर पुरुषों के मुकाबले ज्यादा वोट डाले, जिसका बीजेपी को साफ फायदा मिला। इसके साथ ही अमित शाह ने सत्ता विरोधी लहर को दूर रखने के लिए सीएम फेज घोषित करने के बजाय पीएम मोदी को आगे रखा और जन आशीर्वाद यात्राएं निकालने के लिए केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया। इसके अलावा पार्टी के कई रणनीतिकारों ने पर्दे के पीछे कमल खिलाने में अहम भूमिका निभाई। प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र यादव, सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने बूथ से लेकर माइक्रो मैनेजमेंट को संभाला और इस तरह भाजपा एक बार फिर जीत गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर होने की अटकलों को दरकिनार करते हुए भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल कर ली।
शिवराज सिंह चौहान का करिश्माई नेता के तौर पर वो इस बार उभरे हैं, लेकिन इस बार भाजपा ने यहां बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ा था, इसलिए इस बार सीएम पद को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद सिंह पटेल या फिर कोई और? आखिर कौन होगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री? एमपी में सारे राजनीतिक पंडितों को झुठलाकर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है, लेकिन सत्ता की कमान किसके हाथ में होगी, ये सवाल बड़ा है। स्वाभाविक रूप से शिवराज सिंह चौहान सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार हैं। 4 बार मुख्यमंत्री पद संभाल चुके शिवराज ने सत्ता विरोधी लहर के दावों को दरकिनार कर प्रचंड जीत हासिल की है, लिहाजा सीएम पद की पहली दावेदारी उनकी ही बनती है। सीएम शिवराज सरल, सौम्य और सहज छवि के साथ आधी आबादी के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। हालांकि अगर इस बार बीजेपी हाईकमान ने किसी नए चेहरे को मौका देने का मन बनाया, ऐसे में जो नाम चर्चाओं में सबसे ऊपर है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। आक्रामक, तेज तर्रार युवा होने के साथ वो मोदी और संघ की पसंद के तौर पर उभरे हैं। सिंधिया ने बीजेपी की रीति नीति को सहजता से अपना लिया और क्षेत्र में उनकी जबरदस्त पकड़ है। नरेंद्र सिंह तोमर भी मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शुमार हैं। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक और केंद्रीय मंत्री होने के बावजूद उन्होंने चुनाव लड़ा। सवर्णों का बड़ा चेहरा, संयमित, संतुलित, बेदाग छवि उनकी दावेदारी को मजबूत कर रहा है। इस रेस में कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हैं। कुशल प्रबंधक और परफॉर्मर होने के साथ ही उन्हें सरकार और संगठन का लंबा अनुभव है। वोटर की नब्ज अच्छे से समझते हैं और हाईकमान की गुड बुक में शामिल हैं। प्रहलाद सिंह पटेल की दावेदारी भी दमदार मानी जा रही है। वाजपेयी से लेकर मोदी सरकार तक में मंत्री रहे प्रहलाद ओबीसी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उन्हें पार्टी ने जिस भी किसी सीट से लड़ाया वहां जीत हासिल की। इसके साथ ही विधायकों में उनके नाम को लेकर कोई विरोध होने की आशंका भी कम है। इसके अलावा भी कई नेता हाईकमान के करीब हैं और सीएम पद की आस लगाए बैठे हैं। अब इंतजार हाईकमान के फैसले का है। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो मध्य प्रदेश में इस बार बीजेपी की जीत प्रचंड बहुमत से हुई है। एमपी में बीजेपी की जीत यानी सत्ता के 7 चेहरों की हम बात करेंगे। पहला चेहरा नरेंद्र मोदी। मोदी की गारंटी पर भरोसा, पीएम के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। असरदार डबल इंजन सरकार पर मोहर, धुआंधार प्रचार अभियान ये असरदार रहा। दूसरा चेहरा अमित शाह। कमजोर सीटों पर उन्होंने खास रणनीति बनाई, चुनावी रणनीति का कुशल प्रबंधन किया, नाराज नेताओं को मनाने में अहम भूमिका निभाई। और तीसरा चेहरा शिवराज सिंह चौहान। लाडली बहनों के दिल में उन्होंने जगह बनाई, महिला हित की योजनाओं के साथ विशेष अभियान चलाया और ताबड़तोड़ प्रचार अभियान की वजह से ज्यादा सीटों तक उनके पहुंच रही। चौथा चेहरा ज्योतिरादित्य सिंधिया। धुआंधार प्रचार अभियान का फायदा उन्हें मिला है। तो ये बड़े फैक्टर रहे बीजेपी की इस बड़ी जीत का, और इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका भी अहम रही। गुटबाजी को उन्होंने रोका, धुआंधार प्रचार अभियान का उन्हें फायदा मिला। और ये पांचवा चेहरा भूपेंद्र यादव। संगठन को एकजुट करने में योगदान, इसके साथ ही खामियों पर काम करके कड़ियां उन्होंने जोड़ी। केंद्र और राज्य की लीडरशिप के बीच उन्होंने समन्वय बनाया। और छठवें चेहरे की बात करें तो VD शर्मा। पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी को एकजुट किया, युवाओं को तहरीर देकर कैडर को मजबूत किया और महाकौशल में पार्टी को उन्होंने बढ़त दिलाई। सातवां चेहरा दिग्विजय सिंह। विवादित बयानों से बीजेपी को हमले का मौका मिला। कपड़ा फाड़ो बयान पर बीजेपी हावी हुई। गुटबाजी वाली छवि के कारण विरोधी हावी रहे। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को करारी हार मिली और इस हार में कांग्रेस के नेता कितने जिम्मेदार हैं, आइए कांग्रेस के इन चेहरों को जानते हैं। और सबसे पहले हम बात करें तो पहला चेहरा राहुल गांधी। मोदी पर लगातार उन्होंने हमला किया और यह दांव उल्टा पड़ गया।
राज्य के नेताओं की गुटबाजी को खत्म वो नहीं कर पाए। इसके साथ ही जातिगत राजनीति पर केंद्रित रहने का नुकसान भी यहां पर कांग्रेस को हुआ। दूसरा चेहरे की हम बात करें तो कमलनाथ 2018 की चुनावी रणनीति का दोहराव उन्हें भारी पड़ गया। टिकट बंटवारे में नाराजगी दूर नहीं कर पाए। शिवराज के मुकाबले प्रचार अभियान भी उनका कमजोर रहा। तीसरा चेहरा प्रियंका गांधी सॉफ्ट छवि के कारण असरदार, दमदार नहीं रहा। महिला वोटर्स में कोई असर इसका नहीं पड़ा। चुनावी भीड़ को वोट में तब्दील वो नहीं कर पाई। चौथा चेहरा रणदीप सुरजेवाला प्रदेश प्रभारी के तौर पर असरदार नहीं रहे। देर से मिले प्रभार के कारण संगठन में असर नहीं हुआ। नेताओं की गुटबाजी को खत्म नहीं कर पाए। इसके साथ ही पांचवें चेहरे की हम बात करेंगे। दिग्विजय सिंह विवादित बयानों से पार्टी की छवि को कमजोर उन्होंने किया। वर्चस्व की लड़ाई में पार्टी हित पर असर पड़ा। टिकट बंटवारे में दखल कई सीटों में भारी पड़ गया। तो ग्वालियर चंबल की 34 सीटें बीजेपी 2018 में 7 सीट और 2023 में 18 सीट, कांग्रेस 2018 में 26 सीट और 2023 में 16 सीट इस बार मिली है। बुंदेलखंड की हम बात करें तो यहां पर 26 सीटें, 2018 की हम बात करें तो बीजेपी को 17 सीटें, 2023 में यहां 21 सीटें मिली। कांग्रेस को 2018 में 7 सीटें मिली थी तो 2023 में यहां पर 5 सीटें मिली है। चलिए, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में विजय हाथ लगी तो बीजेपी में नई जान आ गई। राजस्थान के 199 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी के हाथ प्रचंड बहुमत लगा। बीजेपी ने 115 सीटों पर यहां जीत दर्ज की है। राजस्थान का राजनीतिक रीति रिवाज बदस्तूर जारी है। राजस्थान में फिर राज बदला और राजस्थान फिर से भगवामय हो गया है। बीजेपी की आंधी का असर ये है कि गहलोत सरकार के 17 मंत्री, 26 विधायक चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार होने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने अब अपना इस्तीफा दे दिया है। सीएम शाम करीब 6:15 बजे राजभवन पहुंचे। वहां सीएम गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस बीच बीजेपी में एक नई सरकार के गठन को लेकर हलचल भी तेज हो गई है। बीजेपी जल्द ही अपने पर्यवेक्षकों को दिल्ली से जयपुर भेजेगी। जल्द ही विधायक दल की बैठक हो सकती है। अब विधायक दल की बैठक का समय मुकर्रर करने की तैयारी की जा रही है। सीएम के चयन के लिए बीजेपी आलाकमान पर्यवेक्षक जयपुर भेजेंगे। उसके बाद विधायकों की राय पर पार्लियामेंट्री बोर्ड सीएम का नाम तय करेगा। उधर जीत के बाद बीजेपी दफ्तर में जमकर जश्न का दौर जारी है। जनता का विश्वास पूरी तरह से उठ गया है और जिस तरह से केंद्र सरकार की योजना जनता तक पहुंची है, डिलीवरी हुई है, दूसरी ओर डिलीवरी नहीं हुई है, बहुत सारी बड़ी बातें हुई हैं। तो बिल्कुल इन सबका मुझे लगता है कलेक्टिव ये जो कमाल था, मैजिक था और मोदी जी का जो मैजिक था, मुझे लग रहा है सबसे ज़्यादा तो वही काम आया है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में हम लोग बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बना रहे हैं। राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है। लोकसभा के चुनाव में एक बार फिर बड़े बहुमत से मोदी जी की सरकार बनेगी। अब राजस्थान के अंदर सरकार बनाने का बहुमत मिल चुका है और कुछ ही दिनों के अंदर आपको नई सरकार आकार लेती दिखेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का सेमीफाइनल है 2024 से पहले, तो इसमें तो अच्छा प्रदर्शन है ही है और 2024 में 400 सीट आने की पहली ये भूमिका है। मैं अपने विधानसभा का एक कार्यकर्ता बनकर काम करूंगा
और जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनके आदेश अनुसार आगे की कार्य योजना को लेकर क्षेत्र का विकास करूंगा। 3 राज्यों में स्पष्ट भाजपा की सरकार बनी है। तेलंगाना में भी हमने बढ़ोतरी की है और जो हमारा काम करने का तरीका है, सबका साथ सबका विकास, जिसमें विकास और सुशासन ये 2 हमारे पिलर हैं, इन्होंने ही हमें जीत दिलाई है जी। और मोदी जी का नेतृत्व शानदार नेतृत्व है, जिसमें सुशासन और डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस, ये 2 पिलर के कारण हम जीत पाए। बीजेपी की आंधी में कांग्रेस औंधे मुंह गिरी। सारे वादे धरे के धरे रह गए। जनता के सामने कांग्रेस का कोई दांव नहीं चला। मतगणना शुरू होने के साथ ही बीजेपी ने जो बढ़त बनाई कि फिर उसने कांग्रेस को संभलने का मौका नहीं दिया। पिछले कई सालों से सत्ता परिवर्तन का जो रिवाज है, इसे जनता ने नहीं छोड़ा। कांग्रेस नेता अब अपनी हार स्वीकार करने को मजबूर हैं। बीजेपी के हैट्रिक ने कांग्रेस को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। 4 राज्यों में हुई मतगणना में तेलंगाना के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी ने किसी भी चेहरे को मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं बनाया था, बल्कि पूरा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। अब नतीजे बता रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। 10 साल में कई बार चुनावों से पहले ऐसा माहौल बनता नजर आया कि मोदी मैजिक चूक रहा है और लोकसभा में भले ही मोदी का चेहरा बीजेपी की जीत की गारंटी हो, लेकिन विधानसभा चुनावों में अब ये जादू नहीं चलने वाला। इसी साल हुए कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के चुनाव जीतने के बाद से तो कांग्रेस के तेवर बेहद आक्रामक थे, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस मोदी की सफलता की मीनार को गिराना तो दूर, हिला तक नहीं पाई। न मैं गिरा और न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, न मैं गिरा और न तो मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे। पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये तीनों राज्य हिंदी हार्टलैंड के हैं। देश का वही क्षेत्र जिसे वामपंथी गोबर पट्टी भी कहा करते हैं, लेकिन इसी इलाके के तीनों राज्यों ने मोदी की गारंटी पर 5 साल की वारंटी की मुहर लगा दी और राहुल गांधी की फिसली जुबान से निकले शब्द सच साबित होकर नतीजों में जा बदले। मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया। उल्टा बोल ही नहीं दिया था राहुल जी आपने। अब सब कुछ कांग्रेस की उम्मीदों के उल्टा ही हो गया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का भी काउंटडाउन शुरू होने वाला है और कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ गंवाकर और ज्यादा कमजोर हो चुकी है। दूसरी ओर मोदी और मजबूत बनकर उभरे हैं, क्योंकि इन तीनों ही राज्यों में से किसी में भी बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान नहीं किया था, बल्कि मोदी और कमल को ही अपना चेहरा बताया था और उसी चेहरे पर बंधा है जीत का सेहरा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।